क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसे पढ़ने से पहले 11th का जो टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा रिवाइज करेंगे, और वो था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या था? दो पदार्थों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। यह आकर्षण बल जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु हैं उन सबके बीच में कार्य करता है, चाहे वो वस्तु दूर है, चाहे वो बड़ी है, चाहे छोटी है, कैसी भी वस्तु है, सबके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। दोनों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। एक वस्तु छोटी है, पेन है, दूसरी पृथ्वी है। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। दो पेनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन वो हमें अनुभव नहीं करता। ये पेन हमने रखे हैं, इनके बीच में कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके पास में पेन लेकर के आता हूं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत वीक फोर्स होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल था किन बातों पर निर्भर करता था? ये था F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से आप देख रहे हैं, अगर द्रव्यमान बहुत अधिक है तो बल भी अधिक होगा, उसका अनुभव हम कर पाते हैं। द्रव्यमान छोटा है तो उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बल बहुत कम है। तो अब जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े, इनके पास मैं पेन लेकर के आता हूं तो इसको आकर्षित नहीं करते, इनसे नहीं चिपकते। इसका मतलब हम यहां गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते। मान लिया इंक है, इंक का छोटा सा पार्टिकल अगर इससे अलग हो जाता तो सीधा कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। लेकिन इसी इंक को अगर मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं तो इंक के पार्टिकल बोर्ड से चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब कोई और दूसरा फोर्स भी है जो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक है। अगर ये 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल को वैसे आप छोड़ दो, नीचे बैठ जाता है। किसी कपड़े के ऊपर अगर वो चिपक जाता तो नीचे नहीं गिरता। इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल और है जो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक है। और वो कौन सा बल है, कैसे कार्य करता है, उसी के लिए हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यही एक्सपेरिमेंट मैं फिर दोबारा आपको दिखाता हूं कि इन दोनों कागज के टुकड़ों के पास जब मैं पेन लेकर के आया तो दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल आपने अनुभव नहीं किया। इसी पेन को हम इस सिंथेटिक कपड़े से रगड़ते हैं, और सिंथेटिक कपड़े से रगड़ने के बाद इन कागज के टुकड़ों के पास इस प्लास्टिक के पेन को लेकर के आते हैं, तो कागज के टुकड़े आप देख रहे हैं इससे चिपक जाते हैं। कागज वही है, पेन भी वही है, अब ये बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो पहले भी इन टुकड़ों को आकर्षित करता। कब आकर्षित किया? जब हमने रगड़ दिया। तो रगड़ने पर इसमें कोई और दूसरा ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण ये आकर्षित वस्तु को आकर्षित करने लगता है। वो जो गुण है जिसके कारण ये पेन, ये प्लास्टिक का टुकड़ा इन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, वो गुण कहलाता है आवेश, विद्युत आवेश। अब ये विद्युत आवेश इस पदार्थ के अंदर ही था, केवल रगड़ने के बाद इसको आकर्षित करने लगा। इसका मतलब ये जो विद्युत आवेश है ये भी पदार्थ का मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। गुरुत्वाकर्षण में मौलिक गुण क्या था? द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करता था उसको हमने कहा था गुरुत्वाकर्षण। दूसरा मौलिक गुण विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के कारण भी कागज के टुकड़ों को, दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, और इस बल को हमने कहा विद्युत बल। तो इसका मतलब पदार्थ में दो मौलिक गुण होते हैं। एक होता है द्रव्यमान, हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें द्रव्यमान ना हो। दूसरा मौलिक गुण होता है आवेश, विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश भी हर पदार्थ में होता है। इस विद्युत आवेश के कारण जो बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण पेन ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया,
इस मौलिक गुण को, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हमने कह दिया विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को परिभाषित कैसे करेंगे? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये दूसरी वस्तु को, हल्की वस्तु को, कागज के टुकड़ों को, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, विद्युत आवेश कहलाता है। और ये बल जो विद्युत आवेश के कारण लगता है उसको हमने कहा विद्युत बल। अब ये विद्युत बल को लेकर के हम एक दो एक्सपेरिमेंट और करेंगे। अब हमने पढ़ा कि रगड़ने के बाद किसी भी वस्तु को जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और इसी गुण का नाम हमने क्या कहा? विद्युत आवेश। अर्थात वस्तु आवेशित हो गई। अब एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने ली ग्लास की छड़ ली, कांच की छड़ ली, और इस कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा। जैसे ही रेशम के साथ कांच की छड़ को रगड़ते हैं, फिर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो ये छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसका मतलब इसमें विद्युत आवेश आ गया, अर्थात ये आवेशित हो गई। ये क्या हो गई? आवेशित। ग्लास की छड़ को रेशम पर रगड़ने पर ये छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, इसका मतलब ये आवेशित हो गई। एक दूसरी हमने कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम के साथ रगड़ा, वो भी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। दो ग्लास की छड़ों को रेशम से रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास पास जब हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब हम इन्हीं छड़ों को रगड़ने से पहले पास लाते हैं तो इनके बीच में कोई प्रतिकर्षण बल नहीं था। तो जो बल उत्पन्न हो रहा है किसके कारण? रगड़ने के कारण। रगड़ने के कारण इनमें कौन सा गुण आ गया? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आने के बाद छड़ क्या कहलाती है? आवेशित। तो दो आवेशित छड़ों के बीच में समान पदार्थ की, कौन से पदार्थ? ग्लास। दो ग्लास की छड़ों को आवेशित करने के बाद जब पास पास लटकाया जाता है तो उनके बीच में एक बल कार्य करता जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता, जिसके कारण छड़ दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। एक एक्सपेरिमेंट और किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ ली, इसको भी हमने फड़ से रगड़ दिया। फड़ से रगड़ दो या किसी सिंथेटिक कपड़े से रगड़ दें। उसके बाद कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो ये भी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसका मतलब इसमें भी क्या आ गया? आवेश आ गया, क्योंकि बिना रगड़े ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रही थी, और कागज के टुकड़ों को रगड़ने का, इसे फड़ से या सिंथेटिक कपड़े से रगड़ने के बाद जब ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है तो ये क्या कहलाती है? आवेशित कहलाती है। ये भी आवेशित हो गई। फिर एक और ऐसी प्लास्टिक की छड़ ली, उस प्लास्टिक की छड़ को भी हमने फर के साथ रगड़ा और पहले वाली छड़ के पास लेकर के आते हैं। जैसे ही दोनों को पास लाते हैं फिर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती है। दोनों प्लास्टिक की आवेशित छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब एक तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया। तीसरा किया कि एक तो ले ली हमने ग्लास की छड़ और दूसरी ले ली हमने प्लास्टिक की छड़। ग्लास की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद लटका दिया, प्लास्टिक की छड़ को फड़ से रगड़ने के बाद लटका दिया। अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। अब देखिए यहां से कौन सा गुण हमें पता चलता है। ग्लास की छड़, समान छड़ें हैं, समान कपड़े से, पदार्थ से रगड़ी गई, तो इसका मतलब दोनों पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? समान होगी। समान
आवेश, समान प्रकृति के आवेश की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यहां दूसरा पदार्थ है प्लास्टिक, इसको भी समान पदार्थ के साथ रगड़ा गया, ये भी समान छड़ें समान पदार्थ से रगड़ी गई, तो इनके ऊपर भी समान प्रकृति का आवेश रहा होगा, क्योंकि दोनों छड़ क्या है, समान है। अब हमने एक ग्लास की छड़ ले ली, एक प्लास्टिक की छड़ ले ली, दोनों के पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थों से रगड़ी गई, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। पहले की तुलना में इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत। जब समान छड़ें थी तो दोनों के बीच में समान प्रकृति का बल कार्य कर रहा था, आकर्षण बल, और जब विपरीत छड़ें ली तो बल की प्रकृति भी विपरीत हो जाती है, अर्थात दोनों के बीच में आकर्षण बल लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों छड़ें आवेशित तो थी, लेकिन बल की प्रकृति बदल गई, अर्थात इन आवेशों की प्रकृति भी बदल गई। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं, इसे बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने कहा कि इन दोनों की प्रकृति विपरीत है। क्या है, प्रकृति विपरीत। और इसे समझाने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया। जैसे मैथमेटिक्स में दो नंबर लेते हैं, और दो नंबर कौन कौन से, एक धन संख्या ले लें, पॉजिटिव नंबर ले लें, और एक नेगेटिव नंबर ले लें, दोनों का परिमाण समान ले लें, +4 और -4, दोनों क्या हो जाएंगे, 0, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, दोनों समाप्त होकर के 0 हो जाएंगे। इसी के लिए प्रयोग किया गया कि ग्लास की छड़ को रगड़ा गया, और ग्लास की छड़ को रगड़ने के बाद ये जैसे मान लिया ग्लास की छड़ है, इसे रेशम से रगड़ा, कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेकर क्या है, आकर्षित किया। दूसरी छड़ प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक को भी फट से रगड़ा, आवेशित हो गई, आवेशित होने के बाद इसको भी कागज के छोटे टुकड़ों के पास रखा गया। ये छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं इसके पास, इसका मतलब ये भी क्या है, आवेशित है। दोनों छड़ें आवेशित थी, आकर्षित कर रही थी कागज के छोटे टुकड़ों। अब हमने क्या काम किया, दोनों को स्पर्श करा दिया। दोनों को स्पर्श कराने के बाद जैसे हम कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो आकर्षण बल समाप्त हो गया। जब तक हमने अकेले ग्लास या अकेले प्लास्टिक की छड़ को सिंथेटिक कपड़े से रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास हम रखते हैं तो ये दोनों ही कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को मिला देते हैं, मिला देने के बाद जब कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। ये आकर्षण बल किसके कारण था, विद्युत आवेश के कारण, विद्युत बल था। लेकिन दोनों को स्पर्श कराते क्या खत्म हो गया, आकर्षण बल। इसका मतलब क्या समाप्त हो गया, आवेश। दोनों जो आवेश थे विपरीत प्रकृति के थे, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक दूसरे को बढ़ाने के बजाय एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इसी के आधार पर यह कहा गया कि क्योंकि ये दोनों आवेश दोनों मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को उसी प्रकार से समाप्त कर देते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर संयुक्त होकर के 0 हो जाते हैं। इसी के आधार पर फ्रैंकलिन ने कहा कि चूंकि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो यहां आवेशों का नाम भी उन्होंने इसी के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, अर्थात धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के आवेश हुए, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके संबंध में एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आवेश कभी भी अकेला उत्पन्न नहीं होता। आवेश हमेशा आवेश पेयर में, युग में उत्पन्न होते हैं। जैसे
एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। एक अकेला आवेश अगर आप उत्पन्न करना चाहें तो नहीं होगा। मतलब अगर ग्लास की छड़ को आप रेशम के ऊपर रगड़ रहे हैं और ग्लास की छड़ पॉजिटिव हो जाती है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगी। आपने प्लास्टिक की छड़ को फट से रगड़ा और प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव होती है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जितना ग्लास की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही रेशम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही फर के ऊपर पॉजिटिव आएगा। आप ये चाहें कि अकेले प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाए, फर के ऊपर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आवेश हमेशा पेयर में उत्पन्न होता है, दोनों उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी कि आवेश, यहां पर आपने देखा कि दोनों को रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है। अगर एक दूसरे को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न, आवेशन की और भी विधियां हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से अगर हम रगड़ते हैं तो आवेश तभी उत्पन्न होता है। बिना रगड़े नेट आवेश 0 होता है, वो कोई विद्युत प्रभाव या विद्युत बल उत्पन्न नहीं करता। दूसरी बात, ये जो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों की प्रकृति तो क्या है, दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है, परंतु परिमाण समान होता है। अर्थात दोनों वस्तुओं पर प्रकृति तो भिन्न भिन्न होगी, इनका आवेश समान होगा। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और इनकी प्रकृति, इनके प्रकार कितने होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और बताऊंगा जो उस समय किया गया। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक वस्तु को आपने देखा कि जब किसी कपड़े के ऊपर प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है। उन्होंने रगड़ा और ज्यादा आवेश उत्पन्न हुआ, और ज्यादा रगड़ा और ज्यादा उत्पन्न हुआ। तो एक प्लास्टिक की छड़ और एक ग्लास की छड़, दोनों को बहुत ज्यादा रगड़ा तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा आवेश उत्पन्न हो गया। जो प्लास्टिक की छड़ थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो ग्लास की छड़ थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के पास आए तो इसमें चिंगारी सी दिखाई दी, जिसे हम स्पार्क भी कह देते हैं। स्पार्क उत्पन्न हुआ, चमक उत्पन्न हुई और ऐसा लगा कि जैसे इधर से इधर कुछ गया। इसमें जो चमक उत्पन्न हुई कि इधर से इधर कुछ गया, चमक उत्पन्न होती है, स्पार्क उत्पन्न होता है। और ये बिल्कुल स्पार्क ऐसा ही था जैसे आसमान में दो बादलों के बीच में चमक उत्पन्न होती है। बरसात के दिनों में आप देखते हैं बादलों के बीच में गड़गड़ाहट भी आपको सुनाई देती है, बिजली की चमक भी सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो जो बिजली की चमक थी, स्पार्क थी, चमक थी, रोशनी थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जब दो विपरीत आवेशित छड़ों को एक दूसरे के पास लेकर के आती है। इसे इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं, विद्युत कह देते हैं, इसीलिए इसके साथ हम विद्युत आवेश भी कह देते हैं। अब चूंकि ये देखा गया कि जैसा व्यवहार बादलों के बीच में है ऐसे ही दो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में भी है। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक पतंग ली थी और उस पतंग को उड़ाया था। बादलों के पास लेकर के गए थे, बादलों के ऊपर लेकर के गए, बादलों के पास जब लेकर के गए तो उन्होंने सोचा कि जब स्पार्क यहां पर इसमें चार्ज है, दोनों के बीच में स्पार्क है, दोनों के बीच में चमक है, तो इसमें भी आवेश होना चाहिए। उन्होंने तार को, इसको धागे को हाथ लगाया, स्पर्श किया, उनको करंट नहीं लगा। कई बार एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, फिर इसके साथ में चाबी लटकाई, फिर भी नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट करते हुए एक दिन बारिश हो रही थी, जैसी बारिश हुई तो उनको स्पार्क लगा। वो शायद दुनिया के सबसे पहले आदमी होंगे जो करंट का झटका लगने के बाद खुश हुए होंगे। तो उन्होंने सिद्ध किया था कि जैसा स्पार्क, जैसी चमक बादलों के बीच में होती है, वही चमक यहां पर होती है, और दोनों ही विद्युत आवेशों के कारण होती है। जैसे विद्युत आवेश बादलों में है वैसे विद्युत आवेश यहां पर है।
अब बात आती है कि ये आवेश उत्पन्न घर्षण के कारण तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि विद्युत आवेश किसका मौलिक गुण है? पदार्थ का। और पदार्थ किसके से मिलकर के बना होता है? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। परमाणु की संरचना में आपने पढ़ रखा है कि परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पदार्थ के परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 4 नेगेटिव पार्टिकल हैं। मूलकण कितने? नेगेटिव मूल पार्टिकल कितने? 4। तो 4 ही पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे, 4 ही प्रोटॉन भी होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज कितना? 0। विद्युत उदासीन, जब नेट चार्ज 0 होता है तो उसको हम विद्युत उदासीन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब क्या होता है, यदि आप किसी भी तरीके से, मान लिया किसी पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, इसको रेशम के साथ ही रगड़ते हैं, और रगड़ने पर इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाते हुए एक इलेक्ट्रॉन, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पॉजिटिव नेगेटिव होना कोई निश्चित नहीं है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से रगड़ा गया, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। इसकी मैं अभी आपको थोड़ी देर में टेबल बताऊंगा, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेगा और कौन सा नेगेटिव करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने रगड़ा तो दोनों को रगड़ने के बाद ऐसा दोनों के बीच में क्रिया होती है कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। मान लिया इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का परमाणु है, फड़ से आपने इसे रगड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 5। नेगेटिव पार्टिकल कितने होंगे? 5। पॉजिटिव कितने थे? 4। कितना रह गया? -1। तो ये अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये परमाणु कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अब परमाणु नेगेटिवली चार्ज हो गया तो अणु भी नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। परमाणु अणु हो गए तो पदार्थ भी हो जाएगा, अर्थात उस पदार्थ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो आता है वो कब आता है? कोई भी पदार्थ ऋण आवेशित कब होता है? कोई भी वस्तु ऋण आवेशित कब होती है? ऋण आवेशित कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। अधिकता इसमें, अगर इसके परमाणु की हम बात करें, इसमें मान लिया इसके केंद्र में +5 प्रोटॉन थे, मतलब 5 प्रोटॉन थे, +5 चार्ज था और 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया, इसको दे दिया, यहां इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4। नेगेटिव पार्टिकल कितने? 4। पॉजिटिव कितने? 5। नेट चार्ज कितना? 1। कैसा? पॉजिटिव। अर्थात ये क्या हो गई? धनावेशित। धनावेशित कब हुई? जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो जो इलेक्ट्रॉन खो देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, वो तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि क्या? इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। नेगेटिव पार्टिकल्स की अधिकता, तो क्या हो गया? नेगेटिव। यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कौन ज्यादा है? पॉजिटिव पार्टिकल। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो धनावेशित होना, धनावेशित कोई भी वस्तु कब होगी? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने पर वो धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। इसके लिए बताया गया कि अगर
उस वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ऋणात्मक पार्टिकल की अधिकता है, तो वो वस्तु ऋणावेशित होगी। और यदि किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो नेगेटिव पार्टिकल की कमी, अधिकता किसकी? पॉजिटिव पार्टिकल्स की, प्रोटॉनों की अधिकता, तो इसलिए वो वस्तु क्या कहलाएगी? धनावेशित। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु ऋणावेशित होती है। और यदि वस्तु धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि फैराडे ने एक सीरीज बनाई जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि पदार्थ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। इस सीरीज में अगर आप ऊपर वाले पदार्थ को नीचे वाले पदार्थ से रगड़ते हैं तो ऊपर वाला पदार्थ पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव होगा। जैसे मान लिया आप इन दोनों पदार्थों को, कांच को आप ऊन से रगड़ते हैं तो नीचे वाला पदार्थ कौन सा है? ऊन। ऊन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। ऊपर वाले पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर आप प्लास्टिक को सिल्क से रगड़ते हैं तो नीचे वाला कौन सा है? प्लास्टिक। इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। ऊपर वाला कौन सा है? सिल्क। इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो किसी भी ऊपर वाले पदार्थ को नीचे वाले पदार्थ से अगर आप रगड़ेंगे तो ऊपर वाले पदार्थ पर पॉजिटिव और नीचे वाले पर नेगेटिव आएगा। प्लास्टिक के बाद केवल एक है गंधक, अर्थात प्लास्टिक को किसी से भी रगड़ोगे आप ऊपर वाले पदार्थ से, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और ऊपर वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आज इतना ही, इसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा।